Assalamu alaikum readers, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe and like. Novel name अंदाज़े हिजाबाना किस्त नंबर 3। बेटा कब जल्दी से रेडी हो जाए, हम लोग आपके एडमिशन के सिलसिले में कॉलेज जा रहे हैं। सुबह के सामने नाश्ता रखते जहान ने कहा। वो सर उठा उसे देखने लगी। शायद याद है ना आपको, आहिस्ता से पूछा तो वो सर इस बात में हिला गई। ये बात अब हम 4 साल बाद करेंगे जब आप अपनी मेडिकल की डिग्री मुकम्मल कर लेंगी। उसे उसके साथ बैठते का दूर नया खौफ जाती थी। वो इतने लोगों में जाना नहीं चाहती थी, मगर लोगों के खौफ पर से जुदा होने का खौफ ज़्यादा था। जहान आलम ने उसे हमेशा से अपने लिए अमानत समझा था और उसे बावर करवाया था कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो जहान इसकी पसंद से इसकी शादी करवा देगा। एक जाने पोशाक उसे अपना एडिट कर रहा था और दूसरी तरफ खुद से उसे किसी और को सौंपने की बातें करता था, मगर वो तो सिर्फ अपने जो की आती थी। उसे कोई और नहीं चाहिए था, कभी नहीं। मोहब्बत क्या होता है ये उसे इल्म नहीं था, ना ही वो ऐसे किसी जज्बे की दावेदार थी। वो बस ये जानना चाहती थी अगर इसकी ज़िंदगी से जहान को निकाल दिया जाता तो कुछ भी बाकी ना बचता। जल्दी रेडी हो जाए बेटा कब। जहान की आवाज़ पर वो झटके से ख्यालों की दुनिया से निकली और सर हिलाते उठकर रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में वो दोनों क्वीन मेडिकल कॉलेज के बाहर मौजूद थे। वो बहुत ही जहीन लड़की थी जिसका अंदाज़ा इसके तालीमी रिकॉर्ड से हो रहा था। फिर जब वहाँ के हेड को मालूम हुआ कि वो उनके होनहार स्टूडेंट की बेटी है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो रे नायाब बेटा, आप जाकर कॉलेज क्यों नहीं देख लेती? तब तक मैं जहान बेटे से कुछ बातचीत कर लेता हूँ। इनके कहने पर वो आहिस्ता से सर उठ गई। उसे कॉलेज नहीं देखना था, मगर इसमें इतने मैनर्स तो थे कि वो इनकी बात का एहतराम करती। तभी बाहर आकर एक जानिब बैठ गई। जहान बेटा, मुझे अहमद और यूसुफ की वफ़ात का सुनने में आया था। मैंने तुम्हारे घर जाना चाहा, मगर वहाँ कोई मिला ही नहीं। कहाँ थे तुम और नायाब? इनके यूसुफ साहब से भी गहरे मरासिम से, तभी इन्हें अच्छे से जानते थे। सर एक ही झटके में सब तबाह हो गया था। मैं और नायाब तनहा रह गए। जब पापा और चाचू की डेथ हुई तो नायाब सिर्फ 4 साल की थी। यहाँ इस घर में हर तरफ मम्मा पापा की यादें बिखरी पड़ी थी। सो खुद को संभालने की खातिर मुझे यहाँ से दूर चले जाना ये बेहतर लगा। बहुत छोटी उम्र में इसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। तुमने तनहा इस बच्ची को कैसे संभाला जहान? वो अफसोस से बोले तो वो मुस्कुरा दिया। वो 19 साल जहान यूसुफ बीच में कमज़ोर था सर, लेकिन उसे बहादुर बनना था। अपने साथ जुड़े नन्ही जान के लिए नायाब को देखता था तो खुद को मजबूत महसूस करता था। फिर बाबा और चाचू ने हमारे लिए इतना सब छोड़ा था, सबके पैसे की पड़ी। हाँ नायाब की जिम्मेदारी भारी थी, मगर अल्लाह का शुक्र है मैं सरखुरू हुआ। उदासी से मुस्कुराता हुआ इन्हें बहुत प्यारा लगा। तुमने अपनी जिम्मेदारी बहुत बाखूबी निभाई जहान। अल्लाह पाक तुम्हें इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएंगे। ब्लैक डिनर सूट में सोकर सर जहान यूसुफ इन्हें सच में एक आइडियल शख्स लगाता है इंशाल्लाह सर। सर आपसे एक और रिक्वेस्ट थी। वो मुस्कुरा कर कहता। आखिर में राजाना अंदाज में बोला। जी बेटा बताएं। इन्होंने हमतन गोश होते पूछा तो वो कुछ कहते मुस्कुराते, जिस पर इन्होंने सर इस बात में हिलाया। समी यार चले ना, बाहर चलते हैं। सोमी अपने कमरे में बैठी किसी नावल के मुताले में मगन थी। जब वो बिना नोट किए अंदर आया, दोनों की उम्र में सिर्फ 2 माह का फ़र्क था। सो दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त थे। कहाँ जाना है तुम्हें शाम? इतनी सर्दी है, मैं नहीं जा रही कहीं। अच्छी खासी ठंड हो रही है। ऐसे में इसका कोई इरादा नहीं था कि कहीं बाहर जाने का। यार एक तो मैं आपके अंदर की बुढ़ी रूह से बहुत तंग हूँ। अच्छा खासा आइसक्रीम खाने वाला मौसम है और आपको ठंड लग रही है। उसामा मुँह बसोर कर बोला तो वो हंसती। भाई आइसक्रीम खाने वाले फजूल काम तुम्हें ही पसंद हो सकते हैं, मेरा दिमाग अभी ठिकाने पर है, सो मुझे तो माफ़ रखो। इसके प्लेन पर पानी फेंकते हुए दोबारा नॉवल में मगन हो चुकी थी। आपकी सर्दी है ना, इसे तो मैं अच्छे से निकालूंगा। एक बार मेरे नाम लग जाए आपको। सामा ने दांत पीस कर कहा तो वो मुँह चढ़ा गई। नाम लग जाए नहीं होता, हाथ लग जाए होता है। उस्तानी बनकर गलती निकाली। मैंने जो कहा है इसमें नाम लग जाए ही होता है। सामा उसे जान कर भी अनजान बते दांत पीस कर रह गए। आप क्या चाहते हो? यहाँ से जाने का क्या लोगे तुम? सोम्या उसकी बात को नज़रअंदाज करते बोले तो वो आगे बढ़ा। आपके साथ आराम से। वो कहते इसका बाजू खींच के उसे बिस्तर से बाहर निकालते बाहर के जाने पड़ा। अल्लाह अल्लाह साम रुको तो सही, मुझे शाल तो लेने दो। रुको। इसकी हरकत पर वो कुछ भौंकलाते और कुछ हंसते बोली, मगर वो आराम से अपनी शाल उतार कर छुड़ाते आगे बढ़ गया। कहाँ हो तुम शाम? देखो आइसक्रीम खा रही हूँ, मगर तुम साथ नहीं हो। खुद पर गिरती बर्फ उसे होश की दुनिया में वापस लाई। वो जिसके साथ होकर इसकी ज़बरदस्ती पर आइसक्रीम नहीं खाते थे, अब वो नहीं था तो उसकी याद में ना जाने कितनी आइसक्रीम खा चुकी थी। इन दोनों का बचपन साथ गुजरा था। लड़कपन जवानी से बसते खेलते बिताई थी, मगर फिर ना जाने किसी हासिल की नज़र खा गई इनकी ज़िंदगी को। वो जो एक दूसरे की सांस में सांस लेते थे, अब इतनी दूर थे कि एक दूसरे को देखे साल बार साल गुजर गए। सोम्या अक्सर सोचती थी अगर वो इससे बात भी ना करता तो क्या होता। अगर सामा भी इसकी तरह जालिम बन जाता तो कहाँ जाती वो। इसने जो जुल्म सामा के साथ किया था इसकी माफ़ी वो खुद भी खुद को नहीं दे सकती थी कभी। वही दूसरी जानिब से कहीं मील दूर सामा भी खिड़की में मौजूद कड़वी कॉफ़ी अमृत समझ कर पी रहा था कि ये क्या मिलता है आपको? सड़ी कॉफ़ी पीकर इस कॉफ़ी की दीवानी को बार बार कॉफ़ी पीते देख उसामा चढ़ जाता। वहीं जो तुम्हें मिलता है आइसक्रीम खाकर। सोम्या लब दबाते शरारत से बोली तो वो मुँह
हाँ वेरी फनी, कहा मीठी मीठी ठंडी बिल्कुल आप जैसे आइसक्रीम, कहा ये कड़वा पानी, कॉफ़ी का नाम सुनकर उसामा का दिल खराब हो जाता। हाँ बिल्कुल, कहा ये स्ट्रॉन्ग और रिफ्रेशिंग तुम्हारी जैसी कॉफ़ी, कहा वो मीठी तरीन आइसक्रीम। इसके अंदाज में कहकर वो खिलखिलाए तो उसामा भी हंस दिया। आप सच में मुझे लाजवाब कर देती हैं यार। रफ़ी में सर हिलाते अपनी हार का एतराफ़ कि आपने अपने जालिम से मुझे बीच में लाजवाब कर दिया सोमिया खान। इतना लाजवाब कि मैं खुद के जवाब भी तलाश नहीं कर पा रहा। भाई बरसती बारिश में नजरें लगाए वो इसमें सोनिया का तलाश कर रहा था। बिछड़ गए तो इससे अब हमें मरना है, ये तजुर्बा इसे ज़िंदगी में करना है। रात को इससे बातें करते कुछ ही देर तक और सो चुकी थी, जबकि वो ना जाने कितनी देर इसकी बातों को और आगे के लाए अमल को सोचता रहा। इसे जल्द से जल्द कुछ भी करके होर को वहाँ से निकालना था। उन्हें सब सोचों के दौरान कब इसकी आंख लगी इसे खुद में अंदाज़ा नहीं हो सका। वो वहीं सोफे पर तिरछा होकर लेट गया। सुबह इसकी आंख दरवाजे के जोरदार अंदाज में खटखटाने जाने पर खुली। अचानक से उठाए तो निगाह बेड की चम चुटी जहाँ होर भी इसी शोर पर नींद से बेदार हो रही थी। वो बदहवासी में उठकर दरवाज़ा खोलने को बढ़ी। अचानक ही आदिल की अकल ने काम कर वो तेज़ी से बच्चों से थाम कर दीवार से लगा हैं। आप दिमाग ठिकाने पर आया तो सादिल को देखकर सब याद आता चला गया। पागल हो गई, इस तरह दरवाज़ा खोलेंगी तो इन्हें सब पता चल जाएगा। वो अभी तक रात वाले हुलिये में थी। इस पर आदिल की जैकेट पहन रखी थी, मतलब वो एक पल को बिल्कुल नहीं समझे थे। आपको देखकर वो जान जाएंगी कि मैंने आपको छुआ तक नहीं। आदिल ने आपके खुलकर बताया तो वो चीख गई। तो फिर अब वो मौका की तरफ से देख रही थी जैसे खुद भी समझ ना आ रही हो कि आगे क्या करना है। जैकेट मुझे दो, जाकर फ्रेश हो जाए, बाकी मैं संभाल लूँगा। इसके गिर से हाथ हटाते बोला तो उसका मतलब समझते। शर्म से सूख पड़ी थी, मगर अभी भलाई इसी में थी कि वो इसकी बात मान जाती। वो फ्रेश होने चल दिया। आदिल ने बिछड़ के जाने पाते कुछ ऐसा सर जाहिर किया जैसे लगे कि वो दोनों वहाँ से बेदार हुए हैं। अगर रसीले बैग को किसी गड़बड़ की बुआ जाती तो इसका प्लान बनने से पहले ख़त्म हो जाता। कौन है? वो अपनी शर्ट को पैंट से निकालते हल्का हल्का खराब बालों को खराब के दरवाजे के सिमटार जैसे पूछा। वो रसीली बाई कह रही है आपका वक्त ख़त्म हो गया है। दरवाज़ा खुलने पर इसका मुश्तिल अंदाज देखकर बाहर मौजूद लड़की गड़बड़ाई में कौन सा सारी उम्र के लिए यहाँ डेरा डालने वाला था जो सबर नहीं हुआ इनसे, सारा मूड ख़राब कर दिया। गुस्सा दिखाते हुए वहाँ से निकलते चले गए। इस लड़की ने एक नज़र कमरे में दौड़ाया और वहाँ की हालत देखते उसे नारा को तलाश करना चाहा। जब वाशरूम से गिरते पानी की आवाज़ सुनकर कमीना से मुस्कुरा दी। फिक्र मत करो बाइक, सेठ तो जीदार निकला, बड़ा जहम था उसे नारा को किसी को करीब नहीं आने दूंगी, जान से मार दूंगी। सेठ ने एक ही बार में काबू कर लिया उसे। वो फौरन रसीली बाई के पास खबर करने पहुंच गई। अरे 1 करोड़ का सेठ ने उसके नखरे देखने के लिए दिया था। वो ऐसे ही सीधी होने वाली रसीली बाई फकर से मुस्कुरा कर बोली। जबकि कुछ दूर इनकी बातें सुनती हुई मुस्कुरा दी। पर भाई एक माह तक वो सेठ इसका हुस्न ही केश करवाएगा क्या? वो संजीदा होते बोले तो रसीली बाई चौंकी। क्यों, तुझे क्या तकलीफ है? इसका अंदाजा ही कुछ ऐसा था कि बाई चौंके बगैर ना रह सके। हाय भाई, मैं तो सेठ की दीवानी हो गई हूँ। इतना सोना और चिकना है उसे नारा की किस्मत तो देखो अपने मत्थे। तो जब भी लगा कोई तोंद वाला, कोई राल बेहती वाला लगा पर रश कर रही थी। तो क्या वो कम हसीन है? तू सबसे कई दर्जा खूबसूरत है। इस पर कम सुन और बंद कर ली थी। सेठ दीवाना ना होता तो कहाँ जाता? रसीली बाई से हरारत की शान में रतुलसान हुई थी। चल अब मेरा दिमाग मत खा और जाकर अपना काम कर। इसका उतरता चेहरा देखकर रसीली बाई बेजारी से बोली तो वहाँ से निकलती चली गई। वहीं आदिल थाने पहुंचा तो कामरान पहले इसके इंतजार में मौजूद था। क्या खबर है? कामरान इस वक्त मुकम्मल यूनिफॉर्म में मौजूद अपने कुर्सी पर बैठते पूछा तो कामरान ने एक फाइल इसके सामने धरी। इसमें रसीली बाई के तमाम काले पट्टे मौजूद हैं सर। इसके किस किस के साथ ताल्लुकात है, क्या क्या काम करती है, सब यहाँ है। कामरान के कहने पर वो सर हिला गया। कुछ जॉब कामरान उसे शाबाश देते। फाइल खोली, जब अंदर लिखी मालूमात में से एक बात पर वो बुरी तरह चौंका। बातें की शिकलों पर खातिर खा इजाफा हुआ था। आखिर ऐसा क्या लिखा था इसमें? क्या हुआ सर, आप फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं? कामरान इसके माथे पर बल देकर पूछे बिना ना रह सका। आदिल जमाल के माथे पर बल इस वक्त गहरे होते थे जब किसी दुश्मन की मौत आती। तुमने फाइल नहीं पढ़ी? आदिल ने सर उठाकर उसे घूर कर पूछा तो वो थूक निकल कर रह गया। अब इसके सोचते पर इसकी क्लास पक्की थी। सर वो मैं आपसे पहले कैसे खोल सकता था? आप मेरे सीनियर हैं, गुस्ताखी में कभी नहीं कर सकता। चेहरे पर शराबत की इंतहा लिए वो आदिल को यह जहरीला लगा। अपनी सुस्ती को अदब के दायरे में लिपेटने की जरूरत नहीं। कामरान मुश्ताक साहब जैसे मैं नहीं जानता तुम्हें। आदिल ने तंज किया मगर मुकाबिल बिना कोई असर लिए डिडाई से मुस्कुरा दिया। सर हम टॉपिक से हट गए हैं, आपने बताया नहीं क्या लिखा है रसीली बाई की फाइल में? कामरान ने इसका ध्यान भटकाया। रसीली बाई शकील मिटन की मुंह बोली बहन है और रसीली बाई को मुख्तलिफ इलाकों से लड़कियां शकील मिटन के आदमी लाकर देते हैं। आदिल ने उसे बताया तो कामरान भी मुंह खोल कर उसे देखने लगा। शकील मिटन कराची का वो डॉन? कामरान ने दोबारा कंफर्म करना चाहा। वो और भी शकील मिटन को जानते हो तुम? आदिल ने उसे घूरा तो वो नफी में सर हिला गया। सर मैं जानता था ये रसीली बाई ऊपर तक ताल्लुकात रखती है, मगर इतनी ऊपर तक रखती है ये सच में हैरान
को नहीं। कामरान भी गलत नहीं थे। शकील मिट्टन जाना माना गुंडा था जिसके सियासी ताल्लुकात भी बहुत मजबूत थे और कई शहरों में इसकी दहशत थी। ये तो सिर्फ शुरुआत है। कामरान रसीली भाई ही वो मेरा है जो हमें शकील मिट्टन से लेकर बाकी कई मसलों तक पहुँचाएगी। आदिल की सोचें दूर तक प्रवास कर रही थी। वो सब तो ठीक है सर, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कामरान ने कल से दिमाग में बनते सवाल से तंग आकर कहा, कौन सी बात? आदिल ने सर उठाकर उसका चेहरा देखा। सर, आपने इस लड़की को सबसे बचाने के लिए खरीदा, ये बात मैं समझ सकता हूँ, मगर अब आप एक माह तक हर रोज इस गंदी जगह पर जाएंगे। ये आपकी शख्सियत से कुछ मेल नहीं खा रहा। कामरान ने इसकी बात पर आदिल भी मुत्तफिक हुआ था, मगर वो हूर को यूँ तनहा भी नहीं छोड़ सकता था। मैं जानता हूँ कामरान, मगर वो लड़की बिल्कुल बेकसूर और मासूम है। अगर मैंने उसे आसरा छोड़ दिया तो रसीले में उसे गंदगी की ऐसे दलदल में जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। आदिल की निगाहों में इसका मासूम सा चेहरा उतरा। मगर आप इसे एक माह तक इसके साथ एक ही कमरे में किस हक से रहेंगे? सर, कामरान के संजीदा से इस वादे पर वो चौंका। मतलब क्या है? इस बात से तुम्हारा आदिल परेशानी पर सिलवटों का जाल बिखर गया। मैं जानता हूँ आप बहुत मजबूत असाब के मालिक हैं और शरीफ और बाकीदार मर्द, मगर आप भी जानते हैं जितना हुसन इस लड़की के पास है वो बड़े बड़े ज़्यादों को डगमगाने की सलाहियत रखता है। फिर हुसन और जवानी जहाँ यकजा हो वहाँ तीसरा अगर किसी एक लम्हे की बेकिनी का क़यामत केस हो सकती है। इसने हकीकत का वो दूसरा रुख दिखाया कि जिसके बारे में आदिल भी सोच ना सका। तो क्या चाहते हो? तो उसे बेयारो मददगार छोड़ दूँ? आदिल ने तलखी से पूछा तो कामरान नफी में सर हिला गया। आपने कहा वो मासूम और बेकसूर है, तो इस मासूम को इस वहशी दुनिया से बिताकर अपने अमान में क्यों नहीं ले लेते आप? सर, निकाह कर लें इससे। कामरान ने बिल्कुल मुखलिस होकर मशवरा दिया, मगर इसकी बात पर आदिल की आंखों में खून उतरा था। ये बात तुम्हारी जगह किसी और ने कही होती तब तक मैं उसे ज़मीन में गाड़ चुका होता। शुक्र मनाओ कि इस वक्त मैं इस वर्दी में मलबूस हूँ। आदिल ने इतने सर्दों से बात अंदाज में कहा कि कामरान को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट उतरती महसूस हुई। क्यों सर, आखिर ऐसा क्या गलत कहा है मैंने? वो तवाइफों के अड्डे पर पली बड़ी है, इसलिए आप उसे निकाह में नहीं ले सकते? कामरान ने अपने अंदाजे के मुताबिक कहा। बस मत करो कामरान, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो तवाइफों के अड्डे पर रही है या जहाँ भी, लेकिन आदिल जमाल की ज़िंदगी में किसी लड़की की जगह नहीं है। ये जगह बरसों से सिर्फ एक ही लड़की के नाम है और कोई नहीं। आदिल का लेजा सख्त दो टोक था। मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा और फिर उसे वहाँ से निकाल कर किसी अच्छे इंसान को सौंप दूँगा, मगर अपने लिए मैं ऐसा सोचना भी गुनाह समझता हूँ। वो पूरे अज़म से बोला, मगर भूल रहा था जब किस्मत का चक्कर चलता है तो सब दावे धरे के धरे रह जाते हैं। इंसान हर चीज़ से लड़ सकता है सिवाय अपनी तकदीर के, और आदिल जमाल भी अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकता था। लाहौर बटर कप पे का प्यार, आप लेट हो रही हैं, जल्दी से आ जाए, मुझे आपको कॉलेज ड्रॉप करके खुद भी काम पे जाना है। जहान तीसरी दफ़ा ऊपर आकर आवाज़ दे चुका था, मगर वो आ ही नहीं रही थी। बटर जोहान ने आकर इसका दरवाज़ा नॉक करना चाहा जब वो अगले ही पल दरवाज़ा खोल चुकी थी, मगर इसका हुलिया देखकर जोहान सर थाम कर रह गया। ये क्या हाल बना रखा है आपने? अपना दुर्रे ऐसे कॉलेज जाएंगे आप? जोहान का बस नहीं चल रहा था खुद का ही कुछ कर डाले, क्योंकि सामने खड़ी मोहतरमा तो शायद लाइलाज थी। आपने कॉलेज जाने का बोला था, संजीदा मगर धीमी आवाज़ में बोली। जोहान ने सर से पांव तक उसे देखा। ब्लू जीन्स पर येलो घुटनों तक आती शर्ट पहने इसका हुलिया काबिले कबूल था, मगर सर पर रखी हैट, आंखों पर ब्लैक सन ग्लासेस और मुंह पर लगा मास्क उसे अजीब दिखा रहा था। स्वीट हार्ट, मैंने आपको कॉलेज जाने का कहा, यूँ सबसे अनोखी बनकर जाने का हरगिज़ नहीं बोला था। जोहान बस सब्र ही कर सकता था, क्योंकि और कोई ऑप्शन इसके पास मौजूद नहीं था। कनाडा में भी तो ऐसे जाती थी। नायाब ने उसे बताना चाहा कि वो ऐसे ही पुरसुकून है जब कम से कम लोग उसे देखेंगे। बटरकप वो कनाडा था, वहाँ ऐसे हुलिये की किसी को ख़ास तवज्जो नहीं थी। इनके लिए नॉर्मल था। ये पाकिस्तान है, ऐसे हुलिये में आपको वो भी मुड़कर देखेंगे जिन्होंने नहीं देखना। जोहान जानता था वो यहाँ के माहौल से ना बुलंद है, तभी उसे बताना चाहा। अब हाँ जी भाई बताएं, अब वो कैसे सबकी नज़रों से बच सकती है? आए मैं बताता हूँ। जोहान इसका हाथ थामे इसलिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आप चाहती हैं ना कोई आपको ना देखे? जोहान ने इससे पूछा तो वो जज्बात में सर हिला गई। ये पहने खूबसूरत मगर सादा सा ब्लैक अबाया खोलते जोहान ने इसके हैट, ग्लासेस और मास्क उतारे और उसे अबाया पहना दिया। मुझे आपके कपड़ों और हुलिये से फ़र्क नहीं पड़ता बटरकप, ना ही मैं कोई किसी किस्म की पाबंदी लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ मेरी बटरकप पुरसुकून भी रहें और अल्लाह पाक की पसंदीदा भी बन जाएं। इसके बाल समेट कर सर पर स्ट्रॉलर उड़ाया और पिंच की मदद से चंद ही पलों में इसका खूबसूरत सा निकाब कर दिया।
ऐसे में अल्लाह की पसंदीदा बन गई। आईने में मुड़कर खुद को देखते संजीदगी से पूछा तो वो मुस्कुरा कर सर हिलाता इसके सर पर प्यार कर गया। ऑफ कोर्स माय स्वीट हार्ट, ये निकाब आपको बुरी नज़रों और इरादों से बचा कर रखेगा और किसी को अजीब भी नहीं लगेगा। वो जहान यूसुफ था। इसने आज तक बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बात दूल्हे नयाब को यूँ समझाई थी कि नयाब को कभी महसूस ही नहीं हुआ कोई दूसरा उसे बता रहा है। मैं ऐसे ही रहूँगी, इसने संजीदगी से वादा किया तो जहान मुस्कुरा दिया। गुड गर्ल, चले आए, आपका नाश्ता रेडी है, जल्दी से नाश्ता कर ले फिर चलते हैं। जहान इसका हाथ थामे बाहर डाइनिंग टेबल पर ले आया। आपने वहाँ घबराना नहीं है, दोस्त बनाने की कोशिश करनी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ओके। वो नाश्ते के दौरान मुसलसल उसे हिदायत दे रहा था। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे कॉल कर देनी है, परेशान नहीं होना। गाड़ी को कोई मेरी के सामने रोकते कहा तो वो सर हिला गई। इसकी उलझन और परेशानी इसकी आंखों से दिखाई दे रही थी। जहान जानता था ये सब इसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, मगर वो सारी ज़िंदगी उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता था। आप भी साथ आ जाए, नयाब जहान का हाथ थाम कर बोली तो जहान इसका निकाब में ढका खूबसूरत मगर घबराहट में ढला हुस्न देख कर रह गया। वो इस छुपे हुस्न में भी लाखों में नुमायाँ होने की सलाहियत रखती थी। मैं हमेशा नयाब के साथ हूँ, आपको जब जब ज़रूरत होगी आप मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगी। अब जाएं और दिल लगा कर पढ़ें। इसका गाल थपथपाते कहा तो वो सुहान का हाथ थाम कर यूं लबों से छूते आंखों से लगा गई। उसे जब भी जहान पर बहुत ज़्यादा प्यार आता तो वही हरकत दोहराती जो जहान यूसुफ का सैरो खून बढ़ा देती थी। अब भी खुशी से झूमते जहान इसके माथे पर प्यार कर गया। ऑल दी बेस्ट स्वीटी, उसे भरपूर खुशकिस्मती की दुआ देते जहान ने उसे विदा किया था। वहीं नायाब अपना दिल मजबूत करती उतर कर अंदर की सिमत बढ़ गई। कई रुतबे पर पहली खूबसूरत हवेली चल्तान वादी में वाक़या थी, जो सर्दियों में हम वक्त बर्फ से ढकी रहती और देखने वाली आँख को साकित कर देती। उसामा के मुताबिक ये हवेली इसके रहने वालों की तरह ही सर्द थी। इस हवेली की करता धरता है सफीना बेगम, जिनके शौहर शौकत खान अरसा कबल वफात पा गए। इनका अपना कारोबार था, सो गुजर बसर की फिक्र जाती रही। इसमें इनके दो सपूत जमाल खान और कमाल खान अपने अपने बीवी बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थे। बड़े जमाल खान के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा आदिल जमाल और फिर बेटी सोमिया जमाल, जबकि कमाल साहब का एक ही बेटा था, उसामा कमाल। सोमिया और उसामा दोनों ही हम उम्र थे, जिनमें बेइंतहा दोस्ती थी। ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदली वो दोनों ही नहीं जान सके, मगर अपनी मोहब्बत को राज की मानिंद अपने अपने सीने में दबाए रखा। शायद इन्हें लगता था कि इनकी मोहब्बत की तकमील बहुत आसान होगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर में जब आदिल की शादी की बात चली तो वो सुनते ही हत्थे से उखड़ गए, और क्यों, इसके पीछे की वजह वहाँ मौजूद हर शख्स जानता था। वही सफीना बेगम ने सोमिया की शादी अपने जानने वालों में तय कर दी। जब ये बात घर में मालूम हुई तो सामा का रद्द-ए-अमल आदिल से भी शदीद था, मगर इसकी एक नहीं सुनी गई। नतीजन वो हमेशा के लिए हवेली छोड़कर लाहौर चला गया, जबकि आदिल की पोस्टिंग महकमे की जानिब से कराची में हो गई। सो यूं इस घर के दोनों वारिस वहाँ से निकल कर दूर जा बसे। आपने मुझे मार डाला दादी, मेरी मोहब्बत छीनकर आपने फना कर दिया मुझे। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा आपको। आंखों में नमी लिए बड़े हौसले से इनसे कहता वो इन्हें तड़पा गया। अब आपको भी तड़पना होगा। मेरा चेहरा ना आप जीते जी देख सकेंगे और ना ही मर कर मैं आपको अपना आखिरी दीदार करने दूंगा, सपाट अंदाज में कहते हुए वहाँ से निकलता चला गया। दादी, ये कहवा अचानक सोम्या की आवाज़ पर वो ख्यालों की दुनिया से निकली थी। इन तीनों बच्चों की माएँ नहीं थी और इन्हें माँ बनकर इन्होंने पाला था, तभी मोहब्बत भी सबसे ज़्यादा इन्हीं तीनों से करती थी। तुझे भी लगता है कि तेरी दादी गलत और गुनहगार है? इन्होंने टूटे लहजे में पूछा तो सोम्या समझ गई वो आज फिर उसामा को याद कर रही हैं। आप हमारी बड़ी हैं दादी, आपने जो भी कहा था हमारे भले के लिए कहा था। मैं आपको गलत के गुनहगार नहीं बन सकती। सौम्या इनके करीब घुटनों के बल बैठते इनका हाथ थाम कही, तुम मुझे गलत क्यों नहीं कहती समी, तेरी भी तो मोहब्बत छीनी है मैंने। इनके ज़ईफ़ुल अमर चेहरे की तवानाई इन 2 जिगर गोशों की दूरी ने छीन ली थी। शीश दादी, मेरी मोहब्बत का जिक्र मत करें, उसे तो उसी दिन दफन कर दिया था सौम्या ने, जिस दिन आपने मेरा नाम किसी और के साथ जोड़ दिया था। अब माजी को छेड़ना सिर्फ तभी राख को हवा देने के मुतरादिफ है। अजीब से अंदाज में कहती हुआ इन्हें कोई पागल महसूस हुई। मुझे माफ़ कर देगी, एक वादा तेरी दादी को सबका मुजरिम बना दिया। काश मैंने वो वादा ना किया होता तो अपने बच्चों को कभी यूँ बिखरने ना देती। इसका चेहरा दोनों हाथों में थामे
थामे वो इसके सर पर सर रखे रोती। वो ये सब इनसे कह नहीं सकती थी। छोड़े ये सब दादी, शाम का पता तो है आपको, वो ऐसे ही करता है, देखिएगा खुद ही मेरी शादी में काम करने भागा चला आएगा। आप खामखा फिक्रमंद हो रही हैं। अचानक ही सोनिया संभल गई। हाँ, वो बहादुर थी, तभी तो खुद को संभालना जानती थी। सही कह रही है तू। चल तू जाकर आराम कर, मैं ठीक हूँ अब। दादी ने इसका सर थपथपाते हुए कहा तो वो सर हिला गई। शब्बा खैर दादी, इनके हाथ पर भूसा देते वो वहाँ से निकलती चली गई, जबकि सफीना बेगम एक बार फिर माजी के दर्दनाक सफ़र पर रवाना हो चुकी थी। सफ़र जीस में कई मोड़ ऐसे भी आते हैं कि इंसान चाह कर भी जारी रखने की ख्वाहिश नहीं कर पाता। दिल वहीं इसी लम्हे तक जहाँ करके दायमी सफ़र पर रवाना हो जाने की ख्वाहिश करने लगता है। मगर अफसोस कि ज़िंदगी का ये सफ़र हमारी ख्वाहिशात का पाबंद नहीं।